So I would like to give thanks and congratulate very first प्रिंसिपल एंड पैटर्न प्रोफेसर एम डी वाघमारे सर। उन्होंने बहुत कुछ कह दिया मेरे बारे में। सो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूँ अभी भी सीखने का। साथ में मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपकी पूरी टीम को। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर नितेश पाल जी, आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शीतल चौधरी, इस कार्यक्रम की कन्वेनर प्रोफेसर मीनाक्षी ठाकुर और को कन्वेनर डॉक्टर सुभाष वर्मा जी को, और खास तौर पर इस कार्यक्रम को जो संचालन कर रहे हैं श्री चंद्र किशोर वाघमारे जी, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप सतत लगातार प्रयास करते चले जा रहे हैं। और एकेडमिक की फील्ड में मैं खुद देख चुका हूं कि आप बहुत सारे वेबिनार्स कराते रहते हैं और कुछ न कुछ गतिविधियों में लगे रहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मेरे साथ जो रिसोर्स पर्सन्स हैं डॉक्टर नीरजा प्रसाद जी और डॉक्टर देवकी यादव, आपका भी मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। एंड नाउ विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन सर। इफ इट विल बी विजिबल देन काइंडली टेल मी। जैसे सर शेयर होगी मुझे बताइएगा। जी सर, बिल्कुल। हाँ शेयर हो सर। रही है सर स्क्रीन? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन दिख रही है सर ना? जी। हाँ सर, सर विजिबल है सर। Okay, so the title of my lecture is Contribution of Women Writers in Indian English Fiction. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए फिक्शन शब्द भी नया होगा। तो एज फार एज फिक्शन इज कंसर्न्ड, फिक्शन इज एनी क्रिएटिव वर्क। Mainly we can say that it is a narrative work consisting of people, events or places that are imaginary. अभी किसी का माइक चालू है सर? बी की बात नहीं कर रहे, एक ही बात कर रहा हूँ। बी वाला आप कुछ किसी भी का माइक सभी चालू? लोगों से सुनिए, सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि माइक ऑफ करिए। इनको मालूम होगा कहाँ से दी फिर उसके तुमने कुछ नहीं भरा है। हेलो, अरे धार से सर आपका माइक चालू है सर। अकाउंटेंट नहीं वो सर आप सुन पा रहे हैं? माइक आपका चालू है सर। हाँ सर, कंटिन्यू। जी, सॉरी सर फॉर द डिस्टर्बेंस। थैंक यू। जहां तक हम फिक्शन की बात कर रहे थे, सामान्य तौर पर हमारे रूरल बेल्ट के बच्चे इसको आम बोलचाल की भाषा में उपन्यास या नॉवेल भी कह सकते हैं। तो एक नॉवेल या फिक्शन जो होता है वह एक नैरेटिव वर्क होता है। कुल मिलाकर एक ऐसी कहानी होती है, कोई कथात्मक कार्य होता है जिसमें कि व्यक्तियों को, घटनाओं को, स्थानों को शामिल किया जाता है जो पूर्णतः काल्पनिक है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं होता है और पोएट्री से डिफर होता है। क्योंकि जहां तक हम पोएट्री के बारे में जानते हैं तो पोएट्री के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट अनलाइक पोएट्री द फिक्शन इज मोर स्ट्रक्चर्ड। वो ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है एंड इट फॉलोज द प्रॉपर ग्रामेटिकल पैटर्न। सो एज फार एज फिक्शन इज कंसर्न्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम फिक्शन को कह सकते हैं कि ये सोशल रियलिटी के साथ, सामाजिक सच्चाई के साथ डील करने का प्रयास करता है। और आज इसी फिक्शन के बारे में मैं खास तौर पर वुमेन सेंटर्ड इंडियन वुमेन नॉवेल्स जो है उनसे संबंधित बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जहां तक Indian women novelists are concerned, now in English especially, they have made their permanent mark in the field of English fictions. Today, they are being noticed by not only in India but throughout the world. आज अब जो वुमेन राइटर्स हैं जो अंग्रेजी में लिख रही हैं भारत की, उनको न केवल भारत में बल्कि सारे विश्व में पहचाना जाने लगा है। Because as far as the literature is concerned, literature in Indian English is now a fact that cannot be ignored. अब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। It has attracted widespread interest in both India
एंड अब्रॉड। जहां तक मैं आपको कहूं तो वुमेन का जो स्टेटस है, खास तौर पर इंडियन वुमेन नॉवेलिस्ट ने उसको काफी बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है। द इंडियन वुमेन ऑथर्स, they through their writings in English articulated the role and status of women, their history and the overall variants। तो हम मान सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में यदि भारतीय महिलाएं हैं तो उन्होंने इंडियन इंग्लिश राइटिंग में, स्पेशली फिक्शन राइटिंग में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। यदि हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमको बहुत कम ऐसे नॉवेलिस्ट मिलते हैं। कुछ तो पोएट ही हैं, जैसे हम देखते हैं कि तोरू दत्त, of course she has written the stories and novels also like Sita and Savitri, but and as far as free independence era is concerned, I'm talking about Toru Dutt, who belongs to 1856 to 1877, means 1900 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो she or those writers have dealt with the Indian womanhood। Actually, they were simply inspired by the British writers, the foreign writers, and their work was simply the imitation of the foreign writers। One more writer was there, and her name is not very much popular. She is Ramabai Saraswati. But Pandit Ramabai Saraswati was praised for her work that laid the groundwork for the liberation of women। उन्होंने महिलाओं की आजादी, स्वतंत्रता की बात की थी, और उनके जो खास मेजर वर्क्स हैं, लव एंड लाइफ बिहाइंड पर्दा, सन बेबीज इन इंडियाज चाइल्ड लाइफ, और एक और वर्क है उनका बिटवीन द ट्वाइलाइट। ये सारे जो उनके नॉवेल्स हैं, स्टोरी का कलेक्शन है, ये सब महिलाओं की आजादी के बारे में। उस जमाने में आप सोचिए कि ये उस जमाने की बात है जब प्री इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले की बात है। एक और महिला है, हालांकि वो पोएट हैं और उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, पर भारतीय महिलाओं के उत्थान में उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका नाम मैं बताना चाहूंगा, शी इज सरोजनी नायडू। शी वॉज कॉल्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत कोकिला वो कहलाती थी। ऑफ कोर्स शी वॉज नॉट अ नॉवेलिस्ट, शी वॉज अ पोएट, बट she was the woman who has depicted primarily the woman with full honesty, with full affection, and she, with the touch of romanticism and the beauty of the nature, has shown the beauty of woman as well as the beauty of nature in her poems। खास तौर पे उनकी कुछ पोएम्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के बच्चों के कोर्स में भी है, लाइक स्पेशली इट इज बेस्ड अपॉन राधा कृष्णा थीम। कुछ फिलोसॉफिकल पोएम्स लिखी हैं और कुछ राधा कृष्णा थीम है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा जो बेसिक टॉपिक है वह है पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, आजादी के बाद। खास तौर पे ये पोस्ट कॉलोनियल एरा कहलाता है। यहाँ पर कुछ वुमेन नॉवेलिस्ट हैं जिनका कि हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में, उनकी समरी, उनके एक आध नॉवेल की समरी लेकर चर्चा करेंगे कि महिलाओं को किस तरीके से उन्होंने दर्शाया है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, कमला मार्कंडे है, रुथ प्रवर झाबवाला है, अनिता देसाई, भारती मुखर्जी, मंजू कपूर, शशि देशपांडे, झुम्पा लाहिरी, शोभा डे, चित्रा बनर्जी, किरण देसाई। All these women writers, they can be supposed to be called as the second generation। The second generation of these women writers tried to project women as the central figure after a period of 3 decades। लगभग 30 सालों तक कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ये जो जनरेशन आई, जिनको हम फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं, इसमें मैंने कुछ सेकंड जनरेशन, कुछ थर्ड जनरेशन के नॉवेलिस्ट को भी शामिल किया हुआ है। These women writers have portrayed women in their family atmosphere, the culture of India with a distinct dimension। एक अलग ही डायमेंशन के साथ, दृष्टिकोण के साथ उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति का बिल्कुल यथोचित चित्रण करने का प्रयास किया है। तो मैं चाहूंगा कि a brief summary of the most popular novelists and one of their novel, their theme, their technique will give us an idea how was the technique of such type of women writers। हम एक वुमेन राइटर का कोई एक आध नॉवेल देखेंगे और शॉर्ट में मैं 1-2 मिनट में आपको उसकी समरी बताऊंगा। उससे हमको समझ में आएगा कि महिलाओं को कितने बेहतर तरीके से चित्रण किया गया इन वुमेन राइटर्स के द्वारा।
सबसे पहले यदि हम देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, तो शी वाज कमला मार्कंडे। कमला मार्कंडे, she has secured a firm position in Indian English literature. She has been grappling with the subsistence problem. Her books, for example, Handful of Rice, it has tackled the plight of the poor people whose lives are an endless struggle for life. गरीब लोगों की जिंदगी, जो जिंदगी भर संघर्ष है, वो सब कुछ उन्होंने अपने हैंडफुल ऑफ राइस नॉवल में बताया है। एक और नॉवल है नेक्टर इन अ सीव। In Nectar in a Sieve, she has pointed out how the contradictions and imbalances in the economic and social orders, जो सामाजिक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, कंट्रडिक्शंस होते हैं, अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है, उन सारी चीजों को बताने का उन्होंने प्रयास किया है नेक्टर इन अ सीव में। नेक्टर इन अ सीव की शॉर्ट में मैं आपको समरी यदि बताऊं, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ रुक्मणी। शी इज द प्रोटोगोनिस्ट। मेन जो हमारी लीड हीरोइन है रुक्मणी है। शी इज मैरिड एट द एज ऑफ 12। आप कल्पना कीजिए कि उस समय में बहुत कम उम्र में विवाह हो जाता था। So she was married to a farmer, Nathan, and Nathan treats her with kindness and respect, and she bore a child. It was a daughter. वो अपने पति के साथ निश्चित रूप से थोड़ी गरीबी में गुजारा करती है और एक बच्ची होती है। बट एज फार एज द सोशल डायमेंशंस आर कंसर्न्ड, समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ लड़की ही क्यों? And later on, she was not able to give birth to any child. Then she went to her uncle's house, and there she met with a European doctor, and there, with the treatment, she gave birth to 5 children. All were sons. जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, मैंने आपको बताया इसमें दो सोशल इश्यूज और इकोनॉमिकल इश्यूज बताने की कोशिश की है कमला मार्कंडे ने। तो सोशल इशू ये है कि सामाजिक ताना बाना ऐसा बुना हुआ है कि महिला यदि बच्ची को जन्म दे रही है तो लोग ताने देते हैं। उसके बाद वो ट्रीटमेंट के बाद 5 पुत्रों को जन्म देती है। मगर आप जानते हैं कि गरीब के घर में और परिवार बढ़ता चला जाएगा तो और गरीबी बढ़ती चली जाएगी। So the problem even starts when she has got the blessing of 5 children. So later on, ये 5 में से जो 2 बच्चे हैं वो बड़े होते हैं तो पास में एक चमड़े की फैक्ट्री, वहां काम करने जाते हैं। बट देयर वाज अ स्ट्राइक एंड दे वर सपोज टू बी द लीडर्स ऑफ दोज स्ट्राइक, एंड दे वेर सेंट टू एग्जाइल, एंड दे वेर रेस्टिकेटेड फ्रॉम द पोस्ट। उनको भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो जो गरीब की स्थिति है, उनका जो संघर्ष है, वो यहाँ पर कमला मार्कंडे ने नेक्टर इन अ सीव में बताने की कोशिश की है। एक अगली नॉवेलिस्ट है रुथ प्रवर झाबवाला। बेसिकली रुथ प्रवर झाबवाला वाज इनसाइडर आउटसाइडर। उनको हमेशा कहा जाता है कि इनसाइडर आउटसाइडर है। उसका कारण है कि शी हैज मैरिड विथ अ मैन हु वाज अ पारसी, एंड द नेम ऑफ दैट मैन वाज साइप्रस झाबवाला। तो रुथ प्रवर झाबवाला बेसिकली यूरोपियन थी, वो जर्मन थी, और बाद में उन्होंने एक पारसी से शादी की। तो वो बीच में कई वर्षों तक हिंदुस्तान में रही और फिर वो बाहर चली गई, अब्रॉड चली गई। तो थ्रू आउट हर स्टे इन इंडिया, हर क्रिएटिव स्पिरिट फाइंड्स हर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। जितने भी उनके वर्क्स हैं, कुछ नॉवेल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, लाइक टू होम शी विल, एस्मंड इन इंडिया, हाउस होल्डर, गेट रेडी फॉर बैटल। In all these novels, she has described the culture of India very beautifully, and especially the upper and the upper middle class and their treatment. So basically, the theme of her novel is relationship between European and Indian culture, and especially she was very much conscious about the position of women in Indian culture. भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में खास तौर पर उन्होंने बहुत ही बखूबी के साथ चित्रण किया हुआ है। जैसे हम उनका एक यदि कोई नॉवल लेने की कोशिश करते हैं, हाउस होल्डर। तो इन द हाउस होल्डर आपको मैं बता दूं कि हिंदी मूवी भी बनी हुई थी जिसका नाम था घर बार, जिसमें शशि कपूर मेन हीरो के रोल में थे। सो देयर इज अ मैन इन दिस नॉवल, इन दिस स्टोरी, प्रेम सागर। ही वाज अ टीचर इन अ प्राइवेट कॉलेज इन दिल्ली, एंड ही मैरीज विथ इंदू। इट वॉज एन अरेंज्ड मैरिज, एक अरेंज्ड मैरिज रहती है, लेकिन दोनों अच्छे से रह रहे हैं। बट व्हेन द एंट्री ऑफ मदर इन लॉ इज देयर ऑफ इंदू,
जब मदर इन लॉ की एंट्री होती है तो सारी चीजें गड़बड़ा जाती है। एंड देन इंदु बिकम्स वेरी कंफ्यूज्ड whether to follow her husband's wish or to follow the instruction of the mother-in-law. And the complexities, the problem of married life starts. So she left her husband, अपने पति को वो पूरी आजादी देती है कि वो चाहे तो उसको छोड़ दे। Her husband Prem too was very much confused and he wanders from one place to another place. He went to a sannyasi also. सबसे पूछने का प्रयास करता है कि what is the reason of my failed marriage? मेरी शादी के फेल होने का कारण क्या है? Very late at the end of the novel, he came to know that the real truth is when there is a proper tuning between husband and wife. Then he returns back and the happy ending is there. यहाँ भी हम देखते हैं कि एक तरीके से महिलाओं की स्थिति, उसका एक जो रियल डेपिक्शन चित्रण होता है, वो बताने की कोशिश की है रुथ प्रवर झाबवाला ने। यदि हम अनीता देसाई, निश्चित रूप से अनीता देसाई का नाम न केवल इंग्लिश लिटरेचर में बल्कि तकरीबन काफी बहुत सारे लोग जानते हैं, बिकॉज शी हैज गिवन अ वेरी लॉन्ग टाइम इन हर एकेडमिक एक्टिविटीज। शी हैज ब्रोकन द न्यू ग्राउंड। शी especially focus on the outside to the inner world. Outside to the inner world, I want to say कि उन्होंने बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया में प्रवेश करने का प्रयास किया अपने नॉवेल्स में। अंदर की दुनिया मीन्स a person has to see within himself. व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो अनीता देसाई के नॉवेल्स में हमको बहुत अधिकांश नॉवेल्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ आइडेंटिटी, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड द साइकोलॉजिकल confusion and problem in the protagonist and the other characters that is described in maximum of her novels. She was also shortlisted for Booker Prize and she won the Sahitya Academy Award. उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है, जो कि काफी प्रसिद्ध अवार्ड होता है एकेडमिशियन के लिए। उनके जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं, क्राई द पीकॉक, द वॉइसेस इन द सिटी, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे, बाय बाय ब्लैक बर्ड, और अभी रिसेंटली उन्होंने एक नॉवेल जो लिखा था वो है द जिगजैग वे। जहां तक उनके नॉवेल्स की यदि हम बात करें तो स्पेशली उनके नॉवेल्स में हमको देखने को मिलता है कि शी हैज गॉन इनटू द इनर साइकी ऑफ द मैन। पुरुष या महिला के वो अंदर इनर साइकी में जाती है, उसकी मनोस्थिति को समझने का प्रयास करती है। जैसे एक नॉवेल हम सबसे पहला क्राई द पीकॉक यदि लेते हैं तो शी हैज पोर्ट्रेट द साइकिक storm or the tumult in the mind of a young and sensitive girl Maya. Maya एक sensitive girl है इस नॉवेल की शुरुआत में, and she is the daughter of a very known, well-known rich person in Lucknow. Later on she married to a lawyer. बाद में उसकी एक वकील से, गौतम जिसका नाम है, शादी होती है। माया ने अपने परिवार में जब तक थी, उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता ने उसको बहुत लाड़ प्यार से रखा था, और उसका भाई अपने जॉब के सेटलमेंट के लिए अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, तो पिता ने अपनी पुत्री को बहुत प्यार से पुत्र जैसा पाला था। नाउ आफ्टर मैरिज विथ गौतम शी एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम हर हस्बैंड। वो शादी के बाद भी उम्मीद करती है कि पिता के घर में जैसा उसको प्यार और देखभाल मिली वो गौतम के पास भी मिले। मगर वी नो इट वेल दैट द कंडीशन बिकम्स टोटली चेंज्ड आफ्टर मैरिज। Gautam was a very busy person, very simple, very honest, and he does not has the time to give such type of activities to please Maya. कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिससे माया खुश रहे, ऐसा कुछ सारी चीजों को करने का उसके पास इतना समय नहीं है कि वो कहीं बाहर घूमने जाए, कहीं दूर घूमने जाए। And here the psychic problem of Maya starts. She thinks that she is lonely in her home, and ultimately what happens at the end of the novel, there is a tragedy that Gautam dies as he falls from the floor from the terrace and he dies. इस पूरे नॉवेल में एक ऐसी महिला का चित्रण किया है जो सिर्फ लोगों का अटेंशन चाहती है क्योंकि उसको अपने पिता के घर में वही मिला है, और जब ये सब कुछ नहीं मिल पाता, वो घूमना चाहती है, फिरना चाहती है, जब ये सब कुछ उसको नहीं मिलता है तो फिर अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में जाती है और उसकी साइकिक प्रॉब्लम शुरू होती है। हम नाम से ही देखें, नाम ही सिंबॉलिक है।
माया मतलब दुनिया की मोह माया, लस्ट। एंड एज फार एज गौतम इज कंसर्न, गौतम सिंबलाइजेस अ सेंट, मुनि, जो कि सन्यासी है, दुनिया से परे है, वो यथार्थवादी है और तर्क संगत बातें करता है। So, कुल मिलाकर in the novels of Anita Desai, we observe that she has usually presented the image of the suffering woman. उन्होंने एक सफरिंग वुमेन को हमेशा प्रेजेंट करने की कोशिश की है, देयर फ्रस्ट्रेशन, देयर प्रॉब्लम, विद द हेल्प ऑफ मोनोलॉग्स एंड द टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारे लिटरेचर के बच्चे हैं, खास तौर पर उनको मैं बताना चाहूंगा, वो समझ ले। मोनोलॉग मतलब ये होता है कि व्हेन अ सिंगल पर्सन इज स्पीकिंग, एक व्यक्ति बात कर रहा है। और इनर मोनोलॉग का उपयोग अनीता देसाई ने ज्यादा किया है व्हेन शी टॉक्स विद हर ओन सोल, वो अपने ही स्वयं से बातें कर रही है। और एक होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। नंबर ऑफ टाइम्स द हीरो और द हीरोइन और एनी कैरेक्टर गोज to the past, flashback and flashback and flashback, that is stream of consciousness technique। कई बार अनीता देसाई की जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने भूतकाल को देखते हैं और वर्तमान को उससे कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको मेन मेन जो थीम्स हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो नॉवेलिस्ट है दैट इज भारती मुखर्जी। भारती मुखर्जी, her name is also very well known name, and she in her novel depicts with the moral dilemma, जो नैतिक कंफ्यूजन की स्थिति होती है, मॉरल डायलेमा होता है। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द वुमेन राइटर्स एंड द कंडीशन ऑफ द वुमेन। So she has described about the moral dilemma and the changing identity and the self discovery. What happens actually, आइडेंटिटी ऑफ अ लेडी यूजुअली चेंजेस। अभी हमने जैसे माया के केस में देखा कि महिला कई रूप बदलती है। शादी के पहले वो एक बेटी है, शादी के बाद वो पत्नी बन जाती है, बच्चों के जन्म के बाद वो माँ बन जाती है, बहू बन जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। सो उसकी अपनी आइडेंटिटी तो शायद कहीं मिस हो जाती है। खास तौर पे जो इंडियन वुमेन राइटर्स हैं, उन्होंने यही जो स्ट्रगल है, यही जो संघर्ष है चेंजिंग आइडेंटिटी का और सेल्फ डिस्कवरी का, क्वेस्ट फॉर द आइडेंटिटी, खुद को पाने की जो संघर्ष है, इन सबको बखूबी चित्रित किया है ऑल द फीमेल इंडियन वुमेन राइटर्स। इंपॉर्टेंट नॉवेल्स जो भारती मुखर्जी के हैं दैट इज डिजायरेबल डॉटर्स, जास्मीन, होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, लीव इट टू मी, द मिडलमैन एंड द अदर स्टोरीज। खास तौर पर यदि एक कोई नॉवेल की हमको चर्चा करना है शॉर्ट में, तो हम डिजायरेबल डॉटर्स को लेते हैं, पहले वाला। सो इन द डिजायरेबल डॉटर्स, भारती मुखर्जी has described the lives of Tara, Lata and her two sisters. Actually, with the help of these sisters, Bharati Mukherjee has described the Western culture and the Indian culture. There is a clash between the East and the West. The culture of these two different countries or the two dimensions are totally different. So here the Indian tradition and the Western culture, and then starts the search for identity. जब आप किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं तब आपकी जो आइडेंटिटी का सर्च है, खोज है, स्वयं को पाने की तलाश, उसको आधुनिक दृष्टिकोण से बताने की कोशिश की है भारती मुखर्जी ने अपने नॉवेल डिजायरेबल डॉटर्स में। वन मोर known famous novelist is there, Shashi Deshpande. Here you can see that she has received the Sahitya Akademi Award and Padma Shri Award also. Her important major novels are here mentioned: The Dark Holds No Terror, That Long Silence, The Binding Wine, and The Matter of Time. The major theme of her novel is reality and truth of the lives of the Indian women. फिर हमारी यहीं पे वही बात आती है कि हम एक खूबी देखते हैं कि जितनी भी इंडियन वुमेन राइटर्स हैं, उन्होंने खास तौर पर भारतीय महिलाओं की स्थिति का बड़ा खूबसूरती के साथ चित्रण किया है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉवेल का, दैट लॉन्ग साइलेंस। दैट लॉन्ग साइलेंस ये एक महिला की अपनी पहचान को खो देने की और उसको पाने के संघर्ष की एक बड़ी मार्मिक सी कहानी है। इसमें एक विवाहित महिला, मैरिड वुमेन है, उसका जिक्र किया गया जिसका नाम है जया। जया, even after her marriage, is struggling for getting her own identity. Her husband lost his job, पति का जॉब चला जाता है
और उसकी प्रतिष्ठा बड़ी दांव पर लगी होती है। एक तरफ तो परिवार का भविष्य खतरे में है और दूसरी तरफ दो बेटे हैं जो जवान हो रहे हैं, और वो दोनों बेटे भी सारी फेलियर की जिम्मेदारी अपनी माँ पर डालते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ना तो मैं अच्छी माँ बन पाई, ना मैं अच्छी पत्नी बन पाई। साथ में जया की हैबिट थी कुछ लिखने की, शी वॉज अ राइटर, लेखिका भी है वो, बट शी ऑब्जर्व्स दैट ट्वाइस थ्राइस नंबर ऑफ टाइम्स, अनेकों बार उसकी जो रचनाएं हैं वो हमेशा रिजेक्ट होकर लौट जाती हैं। तो उसको लगता है कि ना तो मैं बेहतर माँ हूँ, ना पत्नी हूँ, ना पत्नी हूँ, और ना ही अच्छी लेखिका हूँ। सो डिप्रेशन स्टार्ट्स, डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट्स, सारी चीजों के साथ उसको डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट होता है। और फिर फाइनली जब हमारा नॉवेल एंड होने वाला है, सो शी इज ट्राइंग टू स्टॉप दैट लॉन्ग साइलेंस। ये जो टाइटल है, दैट लॉन्ग साइलेंस, एक बड़ी लंबी सी चुप्पी, वो इतने समय तक चुप रही, अब वो मुखर होना चाहती है। जो एंड है वो बड़ा पॉजिटिव है कि इंडियन वुमेन डज नॉट वांट टू एम्प्रिजन हरसेल्फ इन द प्रिजन हाउस। वो अपने घर की चार दीवारी में अपने को बंद नहीं रखना चाहती, अब वो बाहर निकलना चाहती है, बिकॉज शी वांट्स टू प्रूव हर ओन आइडेंटिटी, वो अपने अस्तित्व को सिद्ध करना चाहती है। वेल, वन मोर नॉवेलिस्ट इज देयर, मंजू कपूर। अब हम थर्ड जनरेशन पे आ गए हैं। मंजू कपूर is also very significant Indian writer, and her works establishes the nexus between the tradition and the modernity. Nexus का मतलब होता है रिलेशन, संबंध। खास तौर पे अपने नॉवेल्स में ट्रेडिशन को, परंपरागत चीजों को, परंपराओं को, और मॉडर्निटी को, जो आधुनिकवाद होता है, इन दोनों चीजों को उसने रिलेशन बनाने की कोशिश की है, संबंध बनाने की कोशिश की है। उनके जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, डिफिकल्ट डॉटर्स, अ मैरिड वुमन, द इमिग्रेंट, कस्टडी, होम। बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मैं जानता हूँ समय मेरे पास शायद 10 मिनट है, हम डिफिकल्ट डॉटर्स एक एग्जांपल देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि किस तरीके की स्टोरी है। इन डिफिकल्ट डॉटर्स वी ऑब्जर्व दैट देयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ 3 जनरेशन ऑफ वुमेन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। 3 जनरेशन्स हैं, दादी, माँ और पोती। पोती का नाम है इडा। इडा ही इस नॉवेल को लिख रही है, उसी की कहानी है। एंड विथ द राइटिंग ऑफ इडा वी कम टू नो अबाउट द ग्रैंड मदर, जो दादी है, माँ, मदर, एंड इडा हरसेल्फ। द ग्रैंड मदर वॉज लेस एजुकेटेड, बट she was very much satisfied with her education. As far as mother is concerned, mother was not very much satisfied with the limited boundaries. She wanted to fly high. माँ जो है वो और ऊपर उड़ना चाहती है। And the third generation, Ida is concerned, recently she came from the other country and she is in the search of finding out the basic problems of her grandmother and the mother. इस सर्च के बीच में हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की यात्रा है ईटा की, और वहां उसकी माँ और उसकी दादी माँ के जो संघर्षों की कहानी है वो यहाँ डिफिकल्ट डॉटर्स में बताने का प्रयास किया गया है। मैं पूरी स्टोरी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट जागेगा तो शायद आप इस नॉवेल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सारे ही वुमेन राइटर्स के जो नॉवेल हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। Here I have mentioned 2 female novelists of the recent generation, शोभा डे एंड अनीता नायर। शोभा डे खास तौर पर अपने नॉवेल्स में बॉम्बे हाई सोसाइटी के बारे में लिखने के लिए जानी जाती है। बहुत सारे नॉवेल्स उनके हैं जो यहाँ मैंने मेंशन किया हूँ। स्टारी नाइट्स, सोशलाइट इवनिंग, सल्ट्री डेज, सिस्टर, स्मॉल बिट्रियल्स, सेकंड थॉट्स, सर्वाइविंग मैन, स्पाउस, स्नैपशॉट्स, शूटिंग फ्रॉम द हिप्स, स्ट्रेंज ऑब्सेशन, स्पीड पोस्ट एंड सेलेक्टिव मेमोरी। शोभा डे को यदि हम पहले चर्चा करें तो शोभा डे के नॉवेल्स में लगभग सारे जो किरदार कैरेक्टर्स होते हैं दे आर फ्रॉम द अपर मिडिल क्लास, एंड इट इज द स्टोरी बेसिकली अबाउट द बॉम्बे हाई लेवल सोसाइटी। जैसे हम सोशलाइट इवनिंग एक नॉवेल का उदाहरण ले तो ये मुंबई के, बॉम्बे के उच्च समाज का जो अलीट सोसाइटी है उसका वर्णन करता है। खास तौर पर हम देखते हैं कि these novels, the novels of Anita Desai, describes about the loveless marriages, useless life, the rich housewives, the parties, the selfish husbands and their wives, and their social responsibilities,
अदर देन द लव, फैशनेबल पार्टीज एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब असफल विवाह, असफल प्रेम विवाह, अमीर गृहणियां, मतलबी पुरुष, फैशनेबल पार्टीज, और इन सब का जो कॉम्प्लेक्स है वो है शोभा डे के नॉवेल्स। इसमें खास तौर पर जितना जो अभिजात्य वर्ग है, जिसको हम अलीट सोसाइटी बोलते हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, उनके जो सामान्य नैतिक पतन के उदाहरण हैं, आध्यात्मिक और बौद्धिक दिवालियापन के उदाहरण है, वो सब हमको शोभा डे के नॉवेल्स में देखने को मिलते हैं। यदि हम अनीता देसाई की बात करें, so basically Anita Desai depicts about the human nature and their values with a female oriented component। खास तौर पे अनीता देसाई के नॉवेल्स में हम देखते हैं कि हर नॉवेल्स आर फीमेल ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स she describes about the basic human values and the natures। सर हर important novels are The Better Man, Mistress, The Puffin Book of Magical Indian Myths, वेयर द रेन इज बॉर्न, राइटिंग अबाउट के, लेडीज कूपे, ये बड़ा फेमस है, एंड मलाबार माइंड। मिस्ट्रेस भी एक बड़ा प्रसिद्ध उनका नावल है। यदि हम मिस्ट्रेस की बात करें तो मिस्ट्रेस में अनीता देसाई, सॉरी अनीता नायर ने पुरुष प्रधान समाज के बारे में बात की है और आधुनिक महिलाओं की दुर्दशा की बात की है। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, दोनों कंडीशन में विवाह की वेदी पर, ऑन द अल्टर ऑफ द मैरिज, जो भी डिस्ट्रक्शन है, जो भी लॉस ऑफ आइडेंटिटी है, वो जो स्वयं को खो देती है और प्रयास करती है सफल होने का, लेकिन ना तो वो सफल हो पाती है और ना ही कुछ पा पाती है, इन सारी चीजों को बताने का प्रयास अनीता नायर ने किया है। क्योंकि क्या होता है कि पुरुष नॉर्मली इन द नॉवेल्स इज डिस्क्राइब्ड एज ही इज वेरी प्रैक्टिकल, एंड एज फार एज द वुमेन आर कंसर्न्ड, दे आर इमोशनल। So one is thinking from the point of emotion, and second one is very practical and he is thinking practically। So basically in the novels of Anita Desai, हम समाज में पति पत्नी के रिश्तों के बीच में जो मनभेद है, मतभेद है, और भी दूसरी बातें हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज है, उन सबको स्पेशली महिलाओं को ओरिएंटेड करते हुए, उनको खास तौर पर ध्यान देते हुए बताने का प्रयास किया है अनीता देसाई ने अपने नॉवेल्स में। शॉर्ट में यदि हम देखें झुम्पा लाहिड़ी और चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी को, ये हमारे लेटेस्ट नॉवेलिस्ट में आते हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं पॉपुलर। झुम्पा लाहिड़ी खास तौर पे उन्होंने फर्स्ट जनरेशन इंडियन इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम बताई है एंड द इश्यूज एंड देयर चिल्ड्रन फेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। खास तौर पे क्योंकि झुम्पा लाहिड़ी खुद भी बाहर रहती है, इंडियन ओरिजिन की हैं, उनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं द नेम सेक, अनअकस्टम्ड अर्थ, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। ये इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज और अनअकस्टम्ड अर्थ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, और नेम सेक जो है वो एक नॉवेल है। नेम सेक में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं, प्रवासी भारतीय होते हैं, इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम का उनके मुद्दों पर ये केंद्रित है, और उनके बच्चे जब वहाँ यूएसए में, संयुक्त राज्य में जाते हैं तो उनकी क्या प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने नेम सेक में एक गांगुली परिवार है, गांगुली फैमिली है, उस गांगुली फैमिली के 30 वर्षों का जो अप्स और डाउन्स हैं, उन सारी चीजों को चित्रण किया है नेम सेक में। जहां तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है, उनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं पैलेस ऑफ इल्यूजन, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, अरेंज्ड मैरिज, द लास्ट क्वीन। खास तौर पे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी अपने नॉवेल में फोकस करती है ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ साउथ एशियन इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जैसा मैंने आपको अभी बताया, जो प्रवासी होते हैं, भारत से जो माइग्रेट होकर विदेश में गए, वो सारे इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। तो यदि हम मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस की बात करें, क्योंकि इस पे एक मूवी भी बनी है, मूवी सुनते हैं आप तो निश्चित आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है, स्पेशली यंगस्टर्स का। तो मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस इसी नाम से मूवी थी, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, जिसमें हीरोइन थी ऐश्वर्या राय, और उनका नाम था इस मूवी में टाइलो, TILO। इस नॉवेल में भी टाइलो एक कैरेक्टर है जो बड़ा मिस्टीरियस फिगर है, जो ऑकलैंड में, विदेश में ऑकलैंड में मसाला बेचने का काम करती है। उसका ग्रोसरी शॉप चलता है जिसमें अलग अलग जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, उनको बेचने का काम करती है, और साथ में लोगों को वो उनकी प्रॉब्लम्स के भी कुछ बड़े मैजिकल ट्रिक बताती हैं कि इन स्पाइसेस की मदद से वो कैसे, हाउ दे कैन कुक एंड दे कैन गेट रिड फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। वो मैजिकल स्पाइसेस बताती हैं जिससे व्यक्ति अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। बट व्हाट हैपन्स,
In the climax of the novel, she herself meets with one man and she tells that man as unknown American. एक व्यक्ति मिलता है जिसको वो अननोन अमेरिकन के नाम से पुकारती है, और उससे मिलने के बाद when she falls in love with that man, finally she cannot decide whether to get happiness or to obey the rules of the life. वो जिंदगी में खुशी की ओर जाए या फिर उसका जो परंपरागत नियम बोलता है उस हिसाब से वो अपनी जिंदगी के नियमों को फॉलो करे। एक और समय लूंगा बस, किरण देसाई, क्योंकि किरण देसाई के बिना मेरा ये डिस्क्रिप्शन अधूरा रहेगा। बस किरण देसाई काफी यंग एज में उन्होंने बुकर प्राइज प्राप्त किया। आपको बता दूं, यदि हमने देखा हो, सबसे पहले आपको ध्यान हो, अनीता देसाई की हमने बात की थी। अनीता देसाई के नॉवल मैंने कहा था कि शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। उनकी बच्ची है, उनकी बेटी है किरण देसाई, एंड शी हैज वोन दैट मैन बुकर प्राइज। उनको अपने नॉवल इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर प्राइज मिला था। इसके अलावा उन्होंने एक और नॉवल लिखा है, हल्ला बालू इन द गुआवा आर्कर्ड। मैन बुकर प्राइज वाला जो प्रसिद्ध नॉवल है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यदि उसकी हम बात करें तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में हम देखते हैं कि यहाँ इंडियन कास्ट सिस्टम की बात की गई है, भारत की जो वर्ण व्यवस्था है उसकी बात की गई है, और खास तौर पर यहाँ पर अलग अलग पात्र हैं और उनकी अलग अलग उम्मीदें हैं, अलग अलग आशाएं हैं। इमिग्रेंट्स ऑफ अमेरिका भी हैं, यहाँ पर आप अमेरिका को देखते हैं। कुछ ऐसे लोअर क्लास के लोग हैं जो अमेरिका माइग्रेट होते हैं और वहां उनकी प्रॉब्लम होती है। जब भी आप कोई नई जगह में जाते हैं तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी होती है, स्वयं को पाने का संघर्ष, क्योंकि आप खुद की आपकी कोई आइडेंटिटी नए देश में नहीं रहती है। सो दैट स्ट्रगल फॉर गेटिंग द ओरिजिनल आइडेंटिटी, द ट्यूमल्ट और द स्टॉर्म ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया। वर्तमान में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन की ज्यादा बात होती है तो ग्लोबलाइजेशन की सारी चीजें मिलेगी। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जब व्यक्ति शिफ्ट होता है तो उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन सारी चीजों को, रोजमर्रा की जिंदगी को, और खास तौर पर द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास, इन सारी चीजों को बताने की कोशिश की है किरण देसाई ने। अंत में मैं आपके पास आता हूं तो हम एक नटशेल में जब वुमेन राइटर्स की बात करते हैं, वुमेन राइटर्स इन इंडिया आर मूविंग फॉरवर्ड with their strong and sure strides matching the pace of the world. We see them bursting out in full bloom with originality, versatility and indigenous flavor of the soil. यदि हम उनके नॉवेल्स देखें तो हमको लगता है कि इसमें ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता है, और कहीं ना कहीं भारतीय खुशबू, यहाँ की मिट्टी की सुगंध हमको उनके नॉवेल्स में आती है। Their novels consist of the latest burning issues related with women as well as those issues that exist in the society. वुमेन से सेंट्रिक इश्यूज थे जो उन्होंने अपने नॉवेल्स में लिखे, और समाज में जो भी इश्यूज थे जो महिलाओं से रिलेटेड हैं वो सब की चर्चा करती हैं ये वुमेन राइटर्स। हम कह सकते हैं कि अवर वुमेन राइटर्स हैव ग्रैपल्ड विद द कॉम्प्लेक्स इश्यूज सच एज सेंसुअलिटी, सर्विलिटी, सब्जुकेशन एंड सोसाइटी। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं समाज के, उन सबको दे हैव हैंडल्ड देम ब्यूटीफुली विथ फुल बैलेंस। उन्होंने इन सारी चीजों का बड़े खूबसूरत तरीके से चित्रण किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो महिलाओं की जो भी कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जागरूकता हम देखते हैं, तो इट हैज बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दीज वुमेन फिक्शन राइटर्स। ये सब कुछ संभव हो पाया है। आज हम भारतीय महिलाओं को इतना आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो ये सिर्फ नतीजा है ये जो वुमेन फीमेल राइटर्स हैं, स्पेशली ऑफ इंडिया, उन सब ने जो इतना अच्छा लिखा है कि लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को मोटिवेट किया, और आज महिलाओं की स्थिति पूरी बदल चुकी है। इफ दिस टायरलेस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ वुमेन फॉर वुमेन्स सेक go on, the days are not far when they will be equated with man and even far better than man. मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद अब वो दिन दूर नहीं है कि यदि इसी प्रकार का साहित्य हमको मिलता रहा तो महिलाएं, भारतीय महिलाएं शायद बेहतर और पुरुषों से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी। So this is the nutshell of my summary, and thank you very much for
listening me for a long time. Thanks a lot, everybody. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।